नमस्कार दोस्तों। 13वां लेक्चर है ये इंडियन पॉलिटी, जो कोर्स हम पढ़ा रहे हैं ना भारतीय संविधान का, उसका 13 लेक्चर है। अभी तक पहला ही चैप्टर चल रहा है, संवैधानिक इतिहास, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1935 का भारत शासन अधिनियम आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके बाद आज के इस वीडियो में 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा दिमाग में आप बना के रखिएगा कि 1935 का जो एक्ट आया ना, इसके बाद 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है और ये विश्व युद्ध 1945 तक चला। इस विश्व युद्ध में भले ही अंग्रेज जीत गए थे, अंग्रेजों का जो पक्ष था, मित्र राष्ट्र, वो जीत गए थे, लेकिन इनकी हालत बुरी हो चुकी थी। भैया, जो अंग्रेजी साम्राज्य, इतना बड़ा विशाल साम्राज्य फैला हुआ था। अब बात ले लीजिए हमारे एशिया की, अगर बात करें साउथ ईस्ट एशिया वाला जो इलाका है, यहाँ पर जापान ने बहुत हालत खराब कर रही थी। तो कहने का भाव यह है कि अंग्रेजों को भले सेकेंड विश्व युद्ध में जीत हासिल हो गई थी, लेकिन उनके पास इतनी पावर नहीं रह गई थी कि जो उनके जीते हुए उपनिवेश हैं, जो उनके साम्राज्य है, उसको वो संगठित कर पाए, उनको चला पाए। उनका खुद का देश चलाना मुश्किल हो गया था। तो इसी कारण से उन्होंने सोचा कि इंडिया के बारे में, भैया इंडिया को हम आज़ाद कर देते हैं। और वैसे भी सेकेंड विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद इंग्लैंड में सरकार चेंज हो चुकी थी, लेबर पार्टी की सरकार आ चुकी थी, नए प्रधानमंत्री आ चुके थे, क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली जब चुनाव लड़ने से पहले एक घोषणा पत्र होता ना, कह सकते हैं आप कि मैनिफेस्टो, कि भैया क्या क्या वादे करते हैं अपने नागरिकों से कि चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे। तो लेबर पार्टी ने कह रखा था कि अगर हम चुनाव में जीत जाते हैं तो इंडिया को हम आज़ाद कर देंगे। अब भैया जीत गई है और इसके बाद इन्होंने इंडिया को आज़ाद करने का फैसला ले लिया। अब प्रश्न ये उठ रहा था कि इंडिया को आज़ाद तो कर देंगे, पावर ट्रांसफर कैसे किया जाए। जो इंग्लैंड के पास पावर है, अंग्रेजों के पास पावर है, ये इंडियन को कैसे दी जाए, ये प्रश्न उठ रहा था। इसी का जवाब लेने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन भारत कब भेजा गया? 1946 में भेजा गया। लेबर पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, इन्होंने अपनी कैबिनेट मिनिस्टर, 3 कैबिनेट मिनिस्टर को भेजा। मतलब भारत सरकार, भारत के अंदर 3 कैबिनेट मिनिस्टर ब्रिटेन के यहाँ भेजे गए थे। क्यों भेजे गए थे? हमें आज़ादी कैसे देंगे, ये पावर को कैसे ट्रांसफर करेंगे, और हमारे लिए जो संविधान बनेगा उसके लिए संविधान सभा कैसी होगी, इन सभी चीज़ों को ढूंढने के लिए, इनके जवाब ढूंढने के लिए इंडिया में आए। तो ये कहानी है 1946 का कैबिनेट मिशन, हमें पढ़ना है। देखिए भैया, जुलाई 1945 में ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी की सरकार बन चुकी थी। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। क्लीमेंट एटली कौन थे? प्रधानमंत्री थे। थोड़ा साइज हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के पद पे कौन थे? क्लीमेंट एटली। उस समय भारत सचिव कौन थे? भारत राज्य सचिव पैथिक लॉरेंस। ये तो जानते ही हैं कि भारत के अंदर जो वायसराय होते थे, और इंग्लैंड में ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सदस्य होते थे, इस पोस्ट का नाम था भारत राज्य सचिव। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत राज्य सचिव के साथ के मतलब के अनुसार ही हमारा शासन कंट्रोल करती थी। भारत राज्य सचिव के माध्यम से हमारे इंडिया का शासन कंट्रोल करती थी। तो उस समय कौन थे? पैथिक लॉरेंस। और ये भारत राज्य सचिव होते हैं, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भैया 3 लोग, हमारी कैबिनेट से 3 सदस्य इंडिया जाएंगे, और पावर कैसे ट्रांसफर करनी है, संविधान सभा का गठन कैसे होगा, ये सब प्रश्न हल कर कर आएंगे। वो 3 लोग कौन थे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये 3 लोग याद कर लीजिए। पैथिक लॉरेंस खुद थे, जो भारत सचिव है ना, ये खुद उस समय इस टीम के अध्यक्ष बनकर गए थे। दूसरे नंबर पर एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर। तो ये एवी अलेक्जेंडर कौन थे? नौसेना मंत्री थे। मैंने बताया तीनों के तीनों कैबिनेट मिनिस्टर थे, ब्रिटिश संसद का ही सदस्य हैं ये सब। और सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, और ये वही स्टेफर्ड क्रिप्स हैं। तो ये 3 लोगों का नाम याद रखिए, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। 3 नाम आप याद रख लीजिए, तीनों कैबिनेट मिनिस्टर है, ये भारत में आते हैं, ठीक है। मार्च 1946 में ये इंडिया आ गए। मार्च 1946 में इंडिया आ गए, ठीक है। अब इनका काम क्या था?
अब इनके कार्य क्या थे वो मोटे तौर पर बता दूं, हालांकि मैंने बता दिया है। पहली बात, शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को कैसे ट्रांसफर करना है, पावर को कैसे इंडियन को ट्रांसफर करना है। अंग्रेजों के पास पावर है, हमें स्वतंत्र करेंगे, वो सत्ता कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये तरीका ढूंढना। दूसरा, संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन करना इनका उद्देश्य था। आपको पता है संविधान सभा के गठन करने की बात सबसे पहले अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन में स्वीकार की थी। क्रिप्स मिशन हालांकि फेल हो गया था, तो लेकिन उसमें अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकारा था कि संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन उसके अनुसार गठित नहीं हुई। जो आज हमारा संविधान बना हुआ है, ये संविधान किसने बनाया है? संविधान सभा ने। उस संविधान सभा का गठन इस कैबिनेट मिशन के तहत ही हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा ये था कि कार्यकारिणी की स्थापना करेंगे, मतलब जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसकी स्थापना की जाएगी और यही अंतरिम सरकार का कार्य करेगी। मतलब जब तक हमारा संविधान नहीं बन जाएगा तब तक यही कार्यकारिणी, वायसराय की यही कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है यही सरकार के रूप में काम करेगी। और कौन से कानून के हिसाब से? 1935 का जो कानून है उसी के अनुसार काम चलता रहेगा। आपको जानना चाहिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। आज़ादी हमको 15 अगस्त 1947 को मिली थी। तो 1947 से 1950 जब हमारा संविधान बना ही नहीं है तो देश कैसे चला हमारा? तो हमारा देश 1935 के एक्ट के अनुसार चला। बहुत बड़ा एक्ट था 1935, मैंने बताया पिछले वीडियो में, ठीक है। तो ये इनके कार्य थे। अब देखिए 5 मई 1946 से 11 मई 1946 तक बैठकें होती हैं। ये बैठक कहाँ होती है? शिमला के अंदर, ठीक है। कैबिनेट मिशन की बैठक होती है। कैबिनेट मिशन तीनों लोग इंडिया में आ गए, उन्होंने कांग्रेस के कुछ सदस्यों को लिया, मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों को लिया और शिमला के अंदर बैठक होना शुरू हो गई। तो ये बैठक कब से कब तक चली? 5 मई से लेकर 11 मई 1946 तक ये बैठक चली। लेकिन इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। वही पुरानी राग मुस्लिम लीग की, जिन्ना ने कहा भैया हमको तो पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं। लेकिन कैबिनेट मिशन को इंग्लैंड से स्पेशली कहकर भेजा था कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं करना है। और कांग्रेस वाले भी राजी नहीं थे। मुस्लिम लीग केवल केवल जो है पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला रही थी। तो इस कारण से कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसी कारण से कैबिनेट मिशन के जो लोग थे उन्होंने कह दिया भैया आपसे नहीं हो पाएगा, आप लोगों से नहीं हो पाएगा, आप लोग जाइए। अब जो निर्णय लेना होगा, कैसे जो है फैसला लेना, क्या प्रस्ताव रखने हैं, वो हम निर्णय करेंगे। तो फाइनली 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा कर दी। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये हो जा रहा है कि वो प्रस्ताव क्या क्या थे, वो बहुत मजेदार है, ध्यान से देखिए। कैबिनेट मिशन ने कहा कि एक संघ स्थापित किया जाएगा, भारत एक संघ होगा। ये संघ किसके द्वारा बनेगा? ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को मिलाकर एक संघ स्थापित किया जाएगा। ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। कहने का भाव यह है कि पाकिस्तान की मांग यहाँ पर स्वीकारी नहीं गई, पाकिस्तान की मांग को रद्द कर दिया गया। संघ का मतलब समझ रहे हैं? जैसे हम एक संघ हैं, हमारा जो देश है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का एक संघ है, मतलब इसमें अगर राज्य चाह भी ले तब भी अलग नहीं हो पाएगा। संघ मतलब कुछ राज्यों का ऐसा संघ जो एक बार जुड़ जाएं तो अलग नहीं हो पाएंगे। तो वैसे ही देसी रियासत और ब्रिटिश भारत को मिलाकर एक संघ की स्थापना करने का बात की गई इस अधिवेशन में, इस कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में, ठीक है। लेकिन बोला गया कि भैया जो प्रांत होंगे वो ज़्यादा पावरफुल होंगे, यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों के पास हैं, जबकि हमारे यहाँ संविधान में, हमारे देश में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, संसद के पास हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं? देखिए आपको पता है कि संघ सूची में ऐसे विषय होते हैं जिन पर संघ कानून बनाएगा, संसद कानून बनाएगी। राज्य सूची में ऐसे विषय होते हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, या कहा जाए राज्य की विधानमंडल कानून बनाएगी। समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन कुछ विषय ऐसे भी तो हो सकते हैं
जो ना ही संघ सूची में हो, ना राज्य सूची में हो, ना समवर्ती सूची में हो, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? इन्हीं विषयों को कहा जाता है अवशिष्ट, और जिसको अधिकार होगा उसी को बोला जाएगा अवशिष्ट शक्तियां उसके पास हैं। तो यहां पर हमारे देश में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? संसद के पास है। मतलब जो विषय ना संघ सूची में है, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में, उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। यहां पर कहा गया संघ अवशिष्ट शक्तियां किसको होंगी? प्रांतों के पास होंगी। ठीक है, वेरी गुड। इसके अलावा संघ को बहुत कमजोर किया गया, कुछ ही संघ सूची में कुछ विषय रखे गए, जैसे संचार, प्रतिरक्षा, डिफेंस, विदेश मामले, ये सब रखे गए, और बाकी सारे के सारे राज्य सूची में रख दिए गए। मतलब कहने का भाव यह है कि राज्य को बहुत ही मजबूत कर दिया गया। पहली बात ये। दूसरी बात, भारत में प्रांतों का विभाजन जो है ना वो 3 ग्रुप में किया गया। कैसे? ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। कुछ प्रांतों को ग्रुप ए में रखा गया, कुछ प्रांतों को ग्रुप बी में, कुछ प्रांतों को ग्रुप सी में। ग्रुप ए में ऐसे प्रांत थे जहां पर हिंदू मेजोरिटी ज्यादा है। ग्रुप बी और ग्रुप सी में ऐसे प्रांत थे जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है। देखिए मैं बताता हूं। ग्रुप ए में जैसे बिहार, संयुक्त प्रांत मतलब आज का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाला इलाका, मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश वाला मुख्य तौर पर इलाका, उड़ीसा, बंबई और मद्रास, ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे, इसको ग्रुप ए में रखा गया। मैं मैप में दिखाता हूं, ये देखिए, ये है मैप। और ये देखिए बी, इसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस है, सिंध है और पंजाब वाला इलाका। देखिए ग्रुप बी में पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस मुस्लिम बाहुल्य है। और ग्रुप सी में बंगाल और असम है। देखिए ये ग्रुप सी है आपका, यहां पर बंगाल और असम। 3 ग्रुप में राज्यों को बांट दिया गया। और इसमें बोला गया कि देखिए सबसे पहले तो राज्य की विधानमंडलें अपने लिए कानून बनाएंगी, अपने लिए संविधान बनाएंगी। तो उसके बाद सभी प्रांत मिलकर अपने ग्रुप के लिए, अपने अपने ग्रुप के लिए संविधान बनाएंगी। उसके बाद सभी ग्रुप मिलकर अपने पूरे देश के लिए संविधान बनाएंगी। लेकिन यहां पर यह भी अधिकार दिया गया कि हर 10 साल के बाद जो ग्रुप है वो अपने संविधान में परिवर्तन भी कर सकता है, वो अपने संविधान में परिवर्तन भी कर सकता है। इतनी बात सुनते ही जिन्ना ने इस कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन को स्वीकार इसलिए जिन्ना ने कर लिया पहले, क्योंकि उसको पहले से भी बड़ा पाकिस्तान बनते हुए दिख रहा था। पहले तो सोच रहा था वो भैया पंजाब वाला कुछ क्षेत्र मिल जाएगा, बंगाल वाला कुछ क्षेत्र मिल जाएगा, मैं पाकिस्तान बना लूंगा। लेकिन यहां पर उसको आसाम वाला क्षेत्र भी मिल रहा है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस मिल रही है, आसाम वाला क्षेत्र मिल रहा है, पूरे बंगाल वाला क्षेत्र मिल रहा है। तो वो खुश हो रहा है। क्यों मिल रहा है उसको? उसको पता था कि भैया बी और सी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, और हम क्या करेंगे 10 साल के बाद बी और सी के संविधान में परिवर्तन करके अपने हिसाब से अलग पाकिस्तान बना लेंगे। वो ये सोच रहा था। इसी कारण से जिन्ना ने इस कैबिनेट मिशन को पहले तो स्वीकार कर लिया। कांग्रेस पहले स्वीकार नहीं की। कांग्रेस कह रही थी इसमें केंद्र को बहुत कमजोर किया गया है। समझते रहिए। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया था कि कोई भी प्रांत 5 वर्ष बाद अपना ग्रुप छोड़कर दूसरे ग्रुप में जा सकता है। ये पहले नहीं कहा गया था। कैबिनेट मिशन ने पहले अपने जो प्रस्ताव दिया था ना उसमें इस बात को नहीं कहा था। ये बाद में जब कांग्रेस ने बहुत ही ज्यादा विरोध किया, बोला कि भैया ये छूट मिलनी चाहिए प्रांतों को कि वो अपने ग्रुप में रहें या ना रहें। जैसे असम है, यहाँ पर बहुत सारे हिंदू भी रहते थे, असम जैसे है, और असम अगर चाहे ये ग्रुप सी को छोड़कर ग्रुप ए में आ जाए, ऐसा विकल्प होना चाहिए। तो कैबिनेट मिशन ने कहा ठीक है इस पर विचार करेंगे, और कैबिनेट मिशन ने विचार किया, उसके बाद बोल दिया हाँ ठीक है, कोई भी जो प्रांत है वो अपना ग्रुप अगर छोड़कर दूसरे ग्रुप में आना चाहता है तो 5 साल के बाद अपने संविधान में परिवर्तन करके ऐसा कर सकता है। उसकी विधानमंडल कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। ये सुनते ही जिन्ना ने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया। पहले तो स्वीकार किया था, लेकिन अस्वीकार क्यों कर दिया? जब प्रांतों को विकल्प मिल गया कि भैया वो अपना जो ग्रुप है वो छोड़ सकते हैं,
तो उसको लग गया भैया ऐसे तो मेरा पाकिस्तान बन नहीं पाएगा, कल को आसाम यहाँ से अलग हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस वहां से अलग हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा। तो इस कारण से जिन्ना ने या कहा जाए मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार नहीं किया। पहले तो स्वीकार किया था लेकिन बाद में स्वीकार नहीं किया जब ये वाला ऑप्शन दे दिया गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें कहा गया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उस समय लगभग 39 करोड़ या 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी, तो 10 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सदस्य चुना गया संविधान सभा में। तो इस हिसाब से 389 सदस्य का लक्ष्य रखा गया कि संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। इसमें से ब्रिटिश जो भारत है उसमें से 296 सीटें वहां से आएंगी और 93 सीटें देसी रियासतों के जो राजा रजवाड़े हैं वहां से आएंगी संविधान सभा में। यहां पर बोला गया कि इन सदस्यों को कैसे चुना जाएगा ये बताया गया स्पष्ट रूप से। बोला गया जो 93 सीटें हैं देसी रियासतों की, ये कैसे आएंगी, वहां के जो राजा रजवाड़े हैं वो अपने हिसाब से कोई भी व्यक्ति नॉमिनेट करके भेज दें। लेकिन जो ब्रिटिश भारत है ये 296 जो सीटें हैं इसके लिए चुनाव होगा। चुनाव कैसा होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होगी, आम जनता हिस्सा नहीं लेगी। मतलब राज्यों में जो विधानमंडल है ना, जो विधानमंडल है प्रांतों में, उस विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो वोट डालेंगे। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, जिसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वैसे ही। इनमें 296 में 292 जो प्रांतों से आने थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र शॉर्ट ट्रिक है ABCD। ए का मतलब अजमेर हो जाएगा, बी का मतलब बलूचिस्तान, सी का मतलब कुर्ग, डी का मतलब दिल्ली। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। अब देखिए एक नोट कर लीजिएगा, आगे संविधान सभा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। संविधान सभा में जितने भी लोग थे ना उनको सांप्रदायिक आधार पर बस 3 ही समूहों में बांटा था, एक साधारण, मुसलमान और सिख, वो भी पंजाब के सिख। ऐसा नहीं कि मुसलमानों के लिए आपके दलित वर्ग के लिए अलग था, OBC के लिए अलग था, ऐसा नहीं था, ईसाइयों के लिए अलग था, नहीं, सब साधारण में आ गए थे। केवल 3 सांप्रदायिक समूहों में बांटा था। मतलब संविधान सभा में जितने सदस्य थे अगर उनको सांप्रदायिक समूह में अगर बांटने का प्रयास करें तो 3 समूहों में ही बांटा गया था। सिख, केवल पंजाब प्रांत में जितने भी सिख सीटें रिजर्व थी उनको सिख कैटेगरी में डाला गया। मुसलमानों के लिए पूरे इंडिया में हर प्रांत में जितनी सीटें रिजर्व थी उसको मुस्लिम में डाला गया और बाकियों के लिए साधारण, एक ही कैटेगरी जनरल। और इसके अलावा इसमें यह कहा गया कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। इस अंतरिम सरकार का गठन कब होगा, जब संविधान सभा के चुनाव हो जाएंगे ना, तो उस संविधान सभा में जो सदस्य होंगे उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के अनुसार एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। उन्हीं में से एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अंतरिम सरकार मतलब, अंतरिम का मतलब टेम्परेरी, अस्थाई, कुछ समय के लिए। जब तक देश में चुनाव नहीं हो जाते, संविधान निर्माण नहीं हो जाता, तब तक एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो कहने का भाव यह है कि नोट कर लीजिए, कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। ठीक, समझ में आ गया। तो मोटे तौर पर कैबिनेट मिशन में क्या था, कैबिनेट मिशन में आपने समझा कि भैया 3 लोग हमारे इंडिया में आए, तीनों के तीनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। यहां पर आके हमारे कांग्रेस से और मुस्लिम लीग से बातें करते हैं शिमला के अंदर, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकलता, इसलिए खुद ही वो अब प्रस्ताव दे देते हैं। बोलते हैं कि देखिए पहली बात तो एक संघ की स्थापना होगी, राज्य ब्रिटिश प्रांत जो है वो और देसी रियासतें मिलकर एक संघ बनाएंगी। प्रांतों को ज्यादा मजबूत किया गया और संघ को कमजोर कर दिया गया। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दे दी गई, इतना क्लियर हो गया। और दूसरे नंबर पर यह कहा गया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा बाद में, उसके पहले ये है जितने भी प्रांत होंगे उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। ग्रुप A में जितने भी प्रांत थे सभी के सभी हिंदू बाहुल्य वाले प्रांत थे, बाकी B और C में मेजोरिटी मुस्लिम की थी। पहले तो यहाँ विकल्प नहीं था कि भैया कोई प्रांत अपने
ग्रुप से बाहर निकल सकता है कि नहीं, लेकिन जब कांग्रेस के कहने पर कैबिनेट मिशन ने ये विकल्प रख दिया कि हाँ, हर 5 साल के बाद अगर राज्य की विधानमंडल चाहे तो अपना ग्रुप छोड़कर किसी दूसरे ग्रुप में जा सकती है। इसके अलावा ग्रुप के पास भी ये मौका था कि हर 10 साल के बाद वो अपने संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो ये बातें थी और ये बोला गया था संविधान सभा का गठन किया जाएगा। 389 सदस्य होंगे, उसमें से 296 प्रांतों से होंगी, ब्रिटिश भारत से होंगे और 93 देशी रियासतों से होंगी। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली प्रांतों में होगी या ब्रिटिश भारत में होगी और देशी रियासतों के लिए कोई चुनाव नहीं है, नॉमिनेट कर देंगे राजा रजवाड़े, वही होंगी सीटें। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, अस्थायी सरकार का गठन किया जाएगा जस्ट चुनाव के बाद, कि ये आपका संविधान सभा के चुनाव के बाद। ठीक, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। पाकिस्तान की डिमांड इन्होंने अस्वीकार कर दी थी। अब कैबिनेट मिशन में कमियां क्या थी वो हम समझ लेते हैं। जो बड़े बड़े एनालिसिस करने वाले हमारे इतिहासकार रह चुके हैं, उनके हिसाब से क्या कमियां थी वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा, पहली बात, प्रांतों के समूहों को अलग संविधान बनाने की जो छूट दी गई है ना, ये सबसे अलग गलत बात है। जो ग्रुप हैं इनको अलग संविधान बनाने की जो छूट दी गई है, ये सबसे गलत बात है। वो कल को अपना संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ और बना ले, संघ के अनुसार काम ही ना करें, और संघ को कितना कमजोर किया गया है ये भी गलत बात है। और प्रांतों को ज्यादा, हद से ज्यादा ही मजबूत कर दिया गया है। इसके अलावा इस प्रस्ताव की, इस कैबिनेट मिशन की एक और कमी ये थी ना कि जैसे क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन में ये बोला गया था कि भैया क्रिप्स मिशन में जो भी बातें की गई हैं या तो आप पूरी तरीके से पूरा स्वीकार कीजिए या पूरा अस्वीकार कर दीजिए। ऐसा नहीं कि क्रिप्स मिशन में जो जो बातें अच्छी लिखी हैं वो आप स्वीकार कर लीजिए, बाकी को अस्वीकार कीजिए। वैसा इसके साथ भी था कि कैबिनेट मिशन में जो जो बातें आपको अच्छी लग रही हैं, ऐसा नहीं कि आप उसे स्वीकार कीजिए, नहीं, हमारे इंडियन के लिए अगर आपको स्वीकार नहीं है तो पूरी तरीके से अस्वीकार कर दीजिए, अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो पूरा का पूरा इसको एक्सेप्ट कीजिए। हमारे इंडियन ने एक्सेप्ट किया, कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया, सबने एक्सेप्ट किया एक तरीके से। कैबिनेट मिशन पर सबने कहीं ना कहीं मोहर लगा ही दी थी। शुरुआत में तो मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में आनाकानी करने लग गए। वो कब स्वीकार किया था? 10 जून 1946 को। ठीक है, क्यों? जब ग्रुप को ऑप्शन दे दिया गया कि वो राज्य जो है, जो प्रांत है, वो अपना ग्रुप छोड़कर कहीं जा सकते हैं दूसरे ग्रुप में, तो इस कारण से मुस्लिम लीग खफा हो गई। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन के परिणाम क्या निकले? कैबिनेट मिशन को सभी पार्टियों ने लगभग स्वीकार कर लिया। उसके बाद देश में चुनाव हुए। इस चुनाव में 296 सीटों पर चुनाव होने थे ब्रिटिश भारत से, 208 सीटें कांग्रेस ने जीत ली। अब मुस्लिम लीग तो परेशान हो गई और 12 अगस्त 1946 को जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, उन्होंने तुरंत जो है जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया और बोला आप अंतरिम सरकार का गठन कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी देख लीजिए कैबिनेट मिशन, सॉरी, ये आपके जो संविधान सभा में सबसे ज्यादा वोटें किसको मिली थी, सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली थी? कांग्रेस को। तो कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया गया अंतरिम सरकार बनाने के लिए। तो इस कारण से मुस्लिम लीग खफा हो गई और उन्होंने 16 अगस्त 1946 को अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा कर दी, सॉरी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा कर दी, डायरेक्ट एक्शन डे मनाने की घोषणा की। इतना दंगा फसाद हुआ देश में, मुख्य तौर पर बंगाल और दूसरा आपके पंजाब वाले इलाके में इतना खून खराबा हुआ, इतने लोगों की जान गई कि इसी कारण से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 16 अगस्त को काला दिवस बताया। तो ये थी बच्चा पूरी कहानी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन समझ में आ गया होगा पूरी अच्छे से, मुझे पूरा उम्मीद है आपसे। कैबिनेट मिशन के बाद माउंटबेटन योजना आई थी, माउंटबेटन योजना आई थी। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हो गया था और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद संविधान सभा क्या थी उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये जो क्लास नोट्स हैं ये अगर आपको चाहिए तो श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर इसके क्लास नोट्स अवेलेबल हैं, ले लीजिएगा। मैं लिख देता हूँ श्री एजुकेशन एप्लीकेशन, SHRIEDUCATION, या 7888774245 पर आप कांटेक्ट करके
क्लास नोट्स पा सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।